हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर समावेशी शिक्षा की। जो दोस्तों आपका 12 से 15 लगा हुआ है पेपर दोस्तों। एग्जाम डेट आ चुकी है, अगस्त में होने जा रहा है पेपर दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है ये दोस्तों, राजन सीरीज के प्रश्न है दोस्तों लघु उत्तरीय। और बाकी मैंने बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं, आप पीछे जाके देखेंगे वीडियो तो मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं चार गैर सरकारी संगठनों के नाम बताइए। गैर सरकारी मतलब दोस्तों कि जो सरकारी एक होता है, अर्ध सरकारी, फिर गैर सरकारी। अर्ध सरकारी जैसे आप लोगों ने सुना होगा एडेड स्कूल, ये इसे दोस्तों अर्ध सरकारी बोलते हैं। और सरकारी तो जानते होंगे, जैसे आप दोस्तों जीआईसी, जीजीएससी, प्राइमरी, माध्यमिक, ये सब है सरकारी दोस्तों। तो गैर सरकारी मतलब ये प्राइवेट की बात कर रहा है। संगठनों के नाम बताना है दोस्तों। इसमें पहला हो जाएगा धर्मार्थ ट्रस्ट, फिर है स्वैच्छिक संगठन, फिर है लायंस क्लब, फिर है रोटरी क्लब, फिर है जेसी। चार ही बताना था, एक इन्होंने पांच बता दिया, जेसी। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक रूप से पिछड़े मतलब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे। फिर 2016 में आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ गए हैं बालक, उनकी शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा उत्तर होगा कि भैया शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार से करेंगे। लघु उत्तरीय में आपको ऐसे लिखना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ शब्दों में लिखना होता है, तो उसी हिसाब से आपको देना होगा कि बहुत कम शब्दों में नहीं लिखना रहता। तो फिर इसमें जैसे पॉइंट में दिया है, पहला पॉइंट है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना का मतलब है दोस्तों कि जैसे बालक कोई गलती करता है, या आप कोई बालक नया है आया है, तो आप उसे प्यार से समझाइए, उसके प्रति सहानुभूति जताइए। सहानुभूति का मतलब है कि आप उसके प्रति ये दिखाइए कि हम मतलब कोई गलती करे तुरंत डांटिए मत, या कोई बालक नया कुछ नहीं आ रहा तो तुरंत उसे मतलब आप शब्द जैसे कुछ टीचर बोल देते हैं कि गधा, नालायक, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना है दोस्तों। तो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना है। और फिर उपचारात्मक कक्षाओं के द्वारा। उपचारात्मक का मतलब होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक वो होता है जो दोस्तों जो जिसमें समस्या को ढूंढना होता है, समस्या को ढूंढा जाता है। और उपचारात्मक का मतलब होता है दोस्तों जो निदानात्मक में समस्या ढूंढी जाती है, उसी का उपचार किया जाता है। मतलब इसमें समस्याओं को खात्मे मतलब जो समस्या हुई हैं बच्चे के साथ या विद्यालय क्लास में, उनको दूर करने से संबंधित उपचारात्मक कक्षाओं का। फिर तीसरा है दोस्तों श्रेणीहीन। श्रेणीहीन का मतलब श्रेणीहीन कक्षा के द्वारा कि जैसे भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सिस्टम रहता है। जो फर्स्ट आया आगे बैठेगा, सेकंड आया है वो फिर उसके बगल, तो ऐसे मतलब श्रेणीहीन व्यवस्था कक्षा के द्वारा। श्रेणी उरेणी आपको नहीं करना, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक कम तेज ज्यादा तेज इस तरह नहीं। आप उस सभी के साथ समावेशी शिक्षा, जैसे समावेशी शिक्षा का मतलब ही आप लोग जानते होंगे, कमजोर तेज सभी को एक साथ लेके चलना है दोस्तों। इसमें श्रेणी नहीं लेके चलना आपको। फिर चौथा धीमी गति से पढ़ाना। धीमी गति से पढ़ाने से अभिप्राय यह है दोस्तों कि आप जैसे बहुत तेज पढ़ाएंगे तो उसमें होता क्या है, कुछ ही बालकों को समझ में आता है। लेकिन धीमी गति से पढ़ाएंगे तो तेज बालक और जो कम मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं समझ पाते हैं तेज में, तो वो भी समझ पाएंगे। मतलब इसमें किसी का नुकसान नहीं, सब सीख पाएंगे। फिर है चौथा पांचवा पॉइंट, आत्मविश्वास में वृद्धि करना। आत्मविश्वास में वृद्धि करने से तात्पर्य दोस्तों कि कोई बालक सीखने में किसी कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसे ये विश्वास दिलाइए कि आप इसको सीख सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि करना। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के कारण स्पष्ट कीजिए। जो धीमी गति से सीखते हैं, जैसे मैंने बताया उसमें जैसे बताया कि धीमी गति से आपको पढ़ाना है, बहुत तेज नहीं सीख पाते। होता क्या है, जैसे कभी कभी बहुत सारे शिक्षक होते हैं, बहुत आते हैं क्वेश्चन बहुत तेज बताने लगते हैं, तो उसमें बहुत सारे बालक नहीं सीख पाते हैं। तो इसमें बोला गया धीमी गति से जो सीखते हैं बच्चों के कारण क्या है, ये 2017 में आ चुका दोस्तों। मंद धीमी दोस्तों वही मतलब है, मंद गति से अधिगम के निम्नलिखित कारण होते हैं।
अधिगम का मतलब सीखना होता है दोस्तों। तो पहला भी है संवेगात्मक घटक, व्यक्तिगत घटक, परिवार के सदस्यों को मानसिक स्तर, आर्थिक परिस्थिति या गरीबी। धीमी गति से सीखने के सभी कारण हैं दोस्तों। संवेगात्मक घटक का मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, हंसना, ये सब संवेगात्मक घटक है। व्यक्तिगत घटक में तो दोस्तों खुद के विचार, स्वयं की सोच, काल्पनिक क्षमता, ये सब आ जाते हैं दोस्तों। परिवार के सदस्यों को मानसिक स्तर दोस्तों ये भी मायने रखता है धीमी गति से, क्योंकि बालक तो भाई घर ही में रहेगा ना, तो उस पे जैसे वहाँ का वातावरण होगा उस पे जरूर इफेक्ट होगा। फिर है आर्थिक परिस्थिति या गरीबी। दोस्तों बहुत बार ये भी बहुत बड़ा कारण है अभी भी, कि आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है दोस्तों। क्योंकि भाई हर बच्चा अच्छी शिक्षा हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति या गरीबी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। फिर चौथा क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? विशिष्ट में दोस्तों सामान्य और प्रतिभाशाली दोनों बालक आ जाते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। मतलब इसमें तेज और जो सामान्य दोनों बालक आते हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। जैसे इनकी विशेषताएं जो हैं दोस्तों, इनकी बुद्धिमत्ता 90 से 110 होती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण गुण स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। मैंने बताया दोस्तों, विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली और क्या कहते हैं सामान्य, जैसे सामान्य बच्चे इसमें नहीं आएंगे, जो धीमी गति से सीखते हैं ये दोनों बच्चे आएंगे दोस्तों। प्रतिभाशाली, निम्न बुद्धि वाले, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं। विशिष्ट आवश्यकता का मतलब ही हुआ भाई कि जैसे विशिष्ट आवश्यकता, जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो इसका मतलब है कि भाई अगर वो सबके साथ बैठेगा तो उसकी सीखने समझने की क्षमता बहुत तेज है, तो उसकी आवश्यकता अलग है। और जो कम तेज समझ मतलब जिसकी सीखने की क्षमता धीमी है तो उसको भी अलग व्यवस्था चाहिए। तो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे? 2016 में है दोस्तों। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है: व्यवहार के अवलोकन द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, निरीक्षण द्वारा, शैक्षिक परिणामों द्वारा, चिकित्सीय परीक्षण द्वारा। तो ये दोस्तों सभी कारण हैं जिसके द्वारा हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर सकते हैं। व्यवहार द्वारा, मानसिक परीक्षण, फिर निरीक्षण, फिर शैक्षिक परिणाम द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं। टेस्ट, डॉक्टरी टेस्ट, जैसे चिकित्सीय परीक्षण, ये सब के द्वारा दोस्तों पता कर सकते हैं हम। फिर दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रमुख कार्य बताइए। दोस्तों भारत में जो दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली हो इलाहाबाद में ही खुली थी दोस्तों। पहली भारत के किसी दूसरे राज्य में खुली है दोस्तों, याद नहीं आ रहा मुझे राज्य का नाम, लेकिन जो दूसरी खुली है दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश के अपने इलाहाबाद में खुली है दोस्तों। इस शाला के प्रमुख, इसमें कार्य पूछा गया है दोस्तों, तो इस शाला के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे निर्देशन से संबंधित कार्य हैं, इसमें बाल निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन मतलब खुद के स्वयं से होता है दोस्तों, बाल बच्चों से, शैक्षिक शिक्षा क्षेत्र में, व्यवसायिक व्यवसाय मतलब कि भाई आप किस स्टेज में क्या करें, पैसा कमाने के क्या क्या तरीके हैं। फिर है प्रशिक्षण कार्य, इसके द्वारा शैक्षिक व्यक्तिक बाल एवं व्यावसायिक निर्देशन को देने के लिए एवं मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर तीसरा दोस्तों सेवाकालीन प्रशिक्षण, यह शाला सेवाकालीन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है। सेवाकालीन दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यह संस्था प्रतिभा खोज परीक्षा के आयोजन का भी कार्य करती है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है, यह प्रकाशन से संबंधित कार्य भी करती है। प्रकाशन का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, किसी किसी पुस्तक को, पुस्तक से संबंधित होता है दोस्तों कि किसी पुस्तक का संचालन कैसे हो रहा है, या जैसे कोई राइटर कोई पुस्तक लिखता है तो उसे प्रकाशित करवाना होता है तो दोस्तों ये प्रकाशन से भी संबंधित कार्य करता है जो इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला है दोस्तों। फिर दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, मंडलीय मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य बताइए। दोस्तों 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों पहला कार्य है भैया मंडलीय मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य, छात्रों की मनोविज्ञान समस्याओं के निवारण हेतु परामर्श। परामर्श का मतलब दोस्तों सलाह होता है, जैसे आप अपनी समस्या जाके बताएंगे तो वो जो परामर्श सलाह देंगे कि भैया इसका ये उपाय कीजिए, तो यही है दोस्तों परामर्श। फिर दोस्तों दूसरा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना,
विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों मैंने बताए दोस्तों कौन कौन से हैं। फिर तीसरा है मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कारणों का मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करना। फिर चौथा क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों का व्यवसाय चयन के लिए परामर्श देना। भाई हर छात्र की प्रमुख लक्ष्य यही होता है ज़्यादातर कि भाई उसे व्यवसाय से जुड़े शिक्षा ग्रहण करने के बाद, तो इसके विषय में भी व्यवसाय चयन के लिए परामर्श देना, सलाह देना कि ऐसे ऐसे आप करिए, तो ऐसे मतलब किस पढ़ाई से आपको कौन से क्षेत्र में व्यवसाय मिलेगा, ये सब सलाह संबंधित है दोस्तों व्यवसाय से। फिर आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वे निरीक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। अर्थ भी बताना, निरीक्षण का उद्देश्य भी बताना है। तो ये डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार है, वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। निरीक्षण का अभिप्राय है दोस्तों कि मतलब ये आपके अंदर क्या खूबियां हैं इसका मूल्यांकन है दोस्तों। मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, शैक्षिक भी हो सकता है दोस्तों। तो ये वरिष्ठ अध्यापक द्वारा हमेशा किया जाता है दोस्तों। वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। फिर इसका उद्देश्य दोस्तों जो निरीक्षण के माध्यम से कमियों को जानना एवं सुधार करना होता है। फिर दूसरा है मार्गदर्शन करना, उद्देश्य दूसरा दोस्तों मूल्यांकन करना, अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नौवां क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण के कार्य क्या क्या है दोस्तों, ये बताना है। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। पर्यवेक्षण द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। तो फिर दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया अपनी परिभाषा, ब्रूस लेलर के अनुसार प्राय प्रशासन और पर्यवेक्षण एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो प्रशासन और पर्यवेक्षण एक ही है दोस्तों, इन्होंने बताया एक सिक्के के दो पहलू हैं। वस्तुतः एक दूसरे के कार्यों में अंतर कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य प्रमुख रूप से अधिगम अध्यापन में सुधार लाना है। अधिगम मतलब सीखने संबंधित, अध्यापन में सुधार लाना दोस्तों। और इसके कार्य जो है दोस्तों पर्यवेक्षण के, पहला है अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना, योजना निर्माण करना। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन दोस्तों, इन्हीं चार सरकारी संगठनों के नाम बताइए। अभी पहला क्वेश्चन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो गैर सरकारी संगठन के नाम पूछा था। अब यहाँ पर चार सरकारी संगठन। फिर दोस्तों इसमें पहला जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद सरकारी संगठन है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र सरकारी संगठन है। डाइट आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जो डाइट जहाँ से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे होंगे डीएलएड, तो जो दोस्तों डाइट तो आप जानते होंगे और हर जिले में एक जरूर होती है दोस्तों। चौथा जिला चिकित्सालय। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।